तो आज हम करेंगे क्लास 10th का पावर शेयरिंग चैप्टर और इस चैप्टर को हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं और 15 to 20 मिनट्स में इस चैप्टर को पूरा खत्म कर डालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो स्टार्टिंग में हमें एक इंट्रोडक्शन दिया है। इंट्रोडक्शन में हमें ज़्यादा कुछ बोला नहीं है, बस इतना बताया कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो रहती है वो अपनी पावर को डिवाइड करके रखती है। किस में डिवाइड करती है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो मतलब ये जो तीन ऑर्गन है इनमें यह क्या करती है? अपनी पावर को डिवाइड करके रखती है। अब इसको पावर को डिवाइड करना मतलब क्या हो गया? पावर को शेयर करना हो गया। मतलब कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या करती है? पावर शेयरिंग करती है। बस इतना हमें इधर बताया गया है। अब हम देखने वाले हैं इस चैप्टर में कि पावर शेयरिंग करना हमारे लिए क्यों ज़रूरी रहता है, पावर शेयरिंग से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, नहीं किया तो फिर क्या होगा। अब बेल्जियम और श्रीलंका जो ये दो कंट्री है, इस दोनों के एग्जाम्पल के साथ हम देखने वाले हैं कि पावर शेयरिंग हमारे लिए क्यों ज़रूरी रहता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, बेल्जियम और श्रीलंका के एक एक करके इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद आगे जाके देखेंगे क्या क्या इनके अंदर हुआ। तो देखो, जो बेल्जियम है, बेल्जियम एक छोटी सी कंट्री है यूरोप में, इतना हमने समझा। अब उसके बाद देखो, जो बेल्जियम के क्या है, बेल्जियम का जो बॉर्डर है वो किस किस के साथ शेयर होता है? फ्रांस के साथ, नीदरलैंड के साथ, जर्मनी के साथ और लग्जमबर्ग के साथ। अब और बेल्जियम की कितनी पॉपुलेशन है? बेल्जियम की जो पॉपुलेशन है लगभग 1 करोड़ है। अब बेल्जियम में अलग अलग एथनिक ग्रुप्स हैं। एथनिक कंपोजिशन है, मतलब कि बोल सकते हैं लैंग्वेज के बेसिस पे अलग अलग ग्रुप हैं। जैसे हमारे इंडिया में क्या है, हिंदू है, मुस्लिम है, मतलब बहुत सारे लैंग्वेज के बेसिस पे ग्रुप हैं। वैसे ही क्या है, इधर भी एथनिक ग्रुप्स हैं लैंग्वेज के बेसिस पे। अब देखो, पूरी कंट्री की बात करें तो कंट्री में 59% डच लैंग्वेज बोली जाती है। डच लैंग्वेज 59% बोली जाती है और 40% जो है वो है फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती है। अब देखो, आप बोलोगे कि फ्लेमिश रीजन क्या है, वेलोनिया रीजन क्या है, तो आ जाओ आपको मैं मैप पे बताता हूँ। तो देखो, ये मैप है, ये पूरा मैप है। अब मैप में क्या है, हम लोग ने देखा कि 59% डच लैंग्वेज बोली जाती है। मतलब कि ये ऊपर जो है ये क्या है, फ्लेमिश रीजन है। फ्लेमिश रीजन है, येलो से मार्क किया हुआ, और इधर ही बोली जाती है 59% डच लैंग्वेज। और दूसरा क्या है, दूसरा हमने देखा वेलोनिया रीजन है। वेलोनिया रीजन का है, वो रेड से जो मार्क किया नीचे। अब इन लोग इधर क्या बोली जाती है? इधर बोली जाती है फ्रेंच लैंग्वेज। अब आप बोलोगे 59 प्लस 40 कितना होता है? 99 होता है। फिर बाकी का 1% कहाँ गया? तो बाकी का 1% भी क्या है, वेलोनिया रीजन में रहते हैं और वो जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। तो इतना हमने समझ लिया कि क्या है, मेजोरिटी में कंट्री में कौन है, कंट्री में ज़्यादा तादाद में कौन है। तो कंट्री में ज़्यादा तादाद में है डच स्पीकिंग वाले, क्योंकि वो 59% है। इतना हमने समझ लिया। अब देखो, एक कंट्री है, उस कंट्री का कैपिटल भी तो होता है। तो उस कंट्री का कैपिटल है ब्रुसेल्स। अब इस कंट्री का कैपिटल ब्रुसेल्स है, लेकिन इसमें कुछ उल्टा ही है। इसमें क्या उल्टा है कि 80% फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती है और 20% डच लैंग्वेज बोली जाती है। मतलब अगर कंट्री की बात करें तो कंट्री में क्या है, कंट्री में डच लैंग्वेज जो है वो ज़्यादा बोली जाती है। लेकिन अगर कैपिटल की बात करें तो फ्रेंच लैंग्वेज ज़्यादा बोली जाती है, जैसे 80% बोली जाती है। इतना हमने समझ लिया। अब जो ये फ्रेंच वाले लोग हैं, पूरी कंट्री की बात करें तो अब जो फ्रेंच वाले लोग हैं वो ज़्यादा रिच हैं और पावरफुल है। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? क्योंकि मेजोरिटी में तो डच स्पीकिंग वाले हैं ना, पूरी कंट्री की बात करें तो। लेकिन फ्रेंच स्पीकिंग वाले इसलिए रिच और पावरफुल है क्योंकि उन्हें 10 साल पहले ही क्या मिला था, 10 साल पहले डेवलपमेंट होने लगा था उनके इधर, एजुकेशन के बेस पे और बहुत सारी चीज़ों के बेस पे उधर 10 साल पहले ही डेवलपमेंट होने लगा था। उसकी वजह से फ्रेंच स्पीकिंग वाले इनसे थोड़ा आगे चल रहे हैं। अब देखो, इतना सारा एथनिक कंपोजिशन के चलते, मतलब कि इतने सारे डाइवर्सिटी के चलते क्या हो रहा है कि इनके बीच में क्या है, 1950 से 1960 के बीच लड़ाई होने लगी थी। और मेन तो क्या हुआ था, मेन जगह थी वो ब्रुसेल्स की वजह से भी लड़ाई हो रही थी, क्योंकि ब्रुसेल्स में क्या था, 80% फ्रेंच थे और 20% डच था। तो इतना हमने समझ लिया। अभी अगर आप देखो तो जो डच है, डच स्पीकिंग क्या है, डच स्पीकिंग अगर कंट्री की बात करें तो कंट्री में तो मेजोरिटी में है, लेकिन अगर कैपिटल की बात करें तो वो माइनॉरिटी में है। तो इतना हमने समझ लिया कि अभी तक इंट्रोडक्शन समझ लिया बेल्जियम का। अब इंट्रोडक्शन देख लेते हैं श्रीलंका का। तो श्रीलंका एक आइसलैंड कंट्री है। अब देखो, जो श्रीलंका है इसकी पॉपुलेशन लगभग 2 करोड़ है। तो आपको ये पूछा जा सकता है कितनी पॉपुलेशन है। अब जो श्रीलंका है उसकी भी इसी तरह डाइवर्स पॉपुलेशन है, मतलब अलग अलग लैंग्वेज के बेसिस पे ग्रुप रहते हैं। तो देखो, 2 लैंग्वेज रहती जाती है। मेन कौन सी 2 लैंग्वेज है इधर, सिन्हालास और तमिल। तो क्या है, मेजरली 2 लैंग्वेज बोली जाती है इधर, वो है सिन्हाला और तमिल। तो ये 2 लैंग्वेज बोली जाती है। अब जो सिन्हाला जो लैंग्वेज बोली जाती है वो 74% उधर के लोग बोलते हैं। उधर के 74% लोग सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं और उधर के 18% लोग तमिल लैंग्वेज बोलते हैं। अब देखो, 74 और 18 हो गया कितना, 91 हो गया, नहीं 92 हो गया। तो देखो, इतना हमने समझ लिया। अब देखो, अमॉन्ग तमिल देयर आर 2 सब ग्रुप्स। अब तमिल्स में भी 2 सब ग्रुप्स हैं। सब ग्रुप्स मतलब कि तमिल भी 2 टाइप में डिवाइड है। सोचो, 18% होने के बाद भी अब तमिल 2 टाइप में डिवाइड है।
तो देखो तमिल दो टाइप में कौन से हैं, वो है एक इंडियन तमिल्स और एक है श्रीलंकन तमिल्स। एक है श्रीलंकन तमिल्स, एक है इंडियन तमिल्स। अब इंडियन तमिल्स कौन होते हैं, जो जिन्हें इंडिया से लाया गया है, मतलब कि क्या है, दादा परदादा को जिनके इंडिया से लाया गया था, अब वो क्या है उधर ही रहते हैं। और जो श्रीलंका में पैदा हुए हैं वो है श्रीलंकन तमिल्स। 13% श्रीलंकन तमिल्स है और 5% इंडियन तमिल्स हैं। अब जो श्रीलंका है, श्रीलंका क्या है, श्रीलंकन तमिल जो है वो कहाँ रहते हैं, वो नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री में रहते हैं। मतलब कि ये देखो, इसका मैप देख लो श्रीलंका का। अब जो श्रीलंकन तमिल से वो इस एरिया में रहते हैं, जो ऑरेंज से मार्क किया हुआ है, इस एरिया में रहते हैं। इतना हमने समझ लिया। उसके बाद देखो जो सिन्हाला कम्युनिटी है, सिन्हाला कम्युनिटी बुद्धिस्ट है, मतलब बुद्धिज्म को बिलोंग करती है। और जो तमिल कम्युनिटी है, तमिल जो कम्युनिटी है वो हिंदू और मुस्लिम से भरी हुई है। हिंदू और मुस्लिम से क्या है, तमिल भरी हुई है। और सिन्हाला जो है, सिन्हाला लैंग्वेज जो है वो जो बोलने वाले लोग हैं वो ज़्यादातर बुद्धिस्ट हैं। इतना हमने समझ लिया। अब देखो देयर आर अबाउट 7% ऑफ क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल्स एंड सिन्हालास। अब कंट्री में क्या है, कंट्री में बाकी जो पॉपुलेशन बची है उसमें से जो 7% पॉपुलेशन है वो क्या है, क्रिश्चियन से, जो दोनों भी लैंग्वेज बोलती है, तमिल और सिन्हाला, ये दोनों भी लैंग्वेज बोलती है। अब देखो इधर क्या बोला गया, जस्ट इमेजिन व्हाट कुड बी हैपन, मतलब इधर इमेजिन करने को बोला गया है। तो इतना बड़ा पैराग्राफ मैं आपको पढ़ के नहीं सुनाता हूँ, डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। इधर क्या बोला गया है कि जो अगर क्या होता, अगर इन देखो हमने देख लिया दोनों भी क्या है, डाइवर्सिटी है दोनों में भी, कोई ज़्यादा अमाउंट में कोई कम अमाउंट में है। मतलब क्या कर सकते हैं कि कोई भी रूल एस्टैब्लिश कर सकता है। तो अगर उन लोग करेंगे तो फिर क्या होगा, अगर उन लोगों ने रूल एस्टैब्लिश किया, मतलब कि डोमिनेशन एस्टैब्लिश किया, मतलब कि जैसे हमने देखा जो सिन्हाला है, सिन्हाला वो ज़्यादा तादाद में है, तो क्या कर सकते हैं, वो रूल कर सकते हैं तमिल्स के ऊपर। तो उन्होंने ऐसा किया क्या, या फिर बोल सकते हैं बेल्जियम में क्या था, बेल्जियम में डच लैंग्वेज वाले कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया क्या, वही सब हम अभी देखेंगे। तो ये सब इमेजिन करने को बोला है, तो इधर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो स्टार्ट करेंगे हम श्रीलंका के साथ कि श्रीलंका ने क्या किया, क्योंकि इनके पास इतने डिफरेंसेस थे उसके चलते। तो देखो श्रीलंका ने क्या किया, श्रीलंका इमर्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948 में श्रीलंका को क्या मिल गई थी, आज़ादी मिल गई थी। अब क्या था, जो श्रीलंका वाले थे उसमें क्या थे, सिन्हाला कम्युनिटी जो थे उनको लालच आ गया था, बोल रहे थे, सोचने लगे कि हम तो मेजोरिटी में है ना, मतलब कि क्या है, मेजोरिटी में है, मतलब हम ज़्यादा तादाद में है, हम क्या करते हैं पूरी पावर अपने हाथ में ही ले लेते हैं, तमिल्स को कुछ पावर नहीं देते हैं। तो उन लोगों ने तमिल्स को पावर नहीं दिया और मेजोरिटेरियनिज्म अडॉप्ट कर लिया। अब ये क्या है मेजोरिटेरियनिज्म, देखो इसका मतलब होता है कि जो पावर है, पावर को जो मेजोरिटी कम्युनिटी है पूरी कंट्री में, वो पूरी पावर अपने पास रख लेना, और जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, मतलब कि जो कम तादाद में है, उनको कुछ पावर ना देना। जैसे बोल सकते हो मेजोरिटेरियनिज्म, a belief that the majority community should be able to rule a country in whichever way they want by disregarding the wish and need of minority community। तो इतना हमने समझ लिया। अब देखो मेजोरिटेरियनिज्म हमने समझ लिया कि जो मेजोरिटी में रहता है वो रूल करेगा, और जो माइनॉरिटी में रहता है वो उसको क्या कर सकता है, वो आवाज़ तक नहीं उठा सकता उसके ऊपर। अब देखते हैं 1956 में इन लोगों ने क्या किया, अब इनके मन में पूरा लालच बैठ गया था सिन्हालास के मन में। तो उन्होंने क्या किया, पहले तो सिन्हालास को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब कि अब कंट्री का एक ही मेन लैंग्वेज है, वो है सिन्हाला। अब देखो इंडिया में क्या है, इंडिया की बात करें तो इंडिया में कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि क्या है, अगर इंडिया में कोई एक लैंग्वेज को सपोर्ट किया या फिर प्रमोट किया तो उससे क्या होगा, सब ग्रुप्स में लड़ाई हो जाएगी। इसलिए आज तक इंडिया का कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। तो इधर क्या हुआ, तमिल्स को डिसरिगार्ड किया गया, मतलब कि तमिल्स को क्या किया गया, तमिल्स को नीचे गिराया गया। अब उसके बाद देखो प्रेफरेंशियल पॉलिसीज भी लाई गई। अब इसका मतलब क्या होता है कि उन्होंने क्या किया गया, जो सिन्हालास है, सिन्हालास को थोड़ा ज़्यादा राइट्स देने लगे। कैसे, अब यूनिवर्सिटीज़ जो रहती हैं, या फिर बोल सकते हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स रहती हैं, उसको लेने के लिए अगर समझो 2 मेंबर है, 2 लोग हैं, उसमें से 2 में से एक ही सीट बची है, मतलब कि एक सिन्हाला कम्युनिटी का है और एक तमिल कम्युनिटी का है। तो सिन्हाला कम्युनिटी वाले को दे दिया जाएगा वो जॉब, तमिल कम्युनिटी को नहीं दिया जाएगा। तो इधर ये हो रहा था, मतलब कि जो तमिल है उन्हें ज़्यादा, सिन्हाला जो है उन्हें ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा था। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशनली क्या था, बुद्धिज्म को क्या किया जा रहा था, सपोर्ट किया जा रहा था, जो उनका धर्म है उसको सपोर्ट किया जा रहा था कॉन्स्टिट्यूशनली भी। अब देखो ये जब ये सब हमने देख लिया, इसके चलते क्या हुआ कि जो तमिल्स है, श्रीलंकन तमिल्स, उसमें एलिनिएशन की भावना जगने लगी, मतलब कि वो एलिनिएटेड फील करने लगी। एलिनिएटेड मतलब होता है कि खुद को कंट्री से अलग फील करने लगे, क्योंकि देखो क्या हो रहा था, उनकी लैंग्वेज को कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा था, उनको तो कोई भाव ही नहीं दे रहा था। फिर बोल सकते हैं कि उनके साथ हर फ्रंट पे क्या हो रहा था, भेदभाव हो रहा था, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। इसके चलते क्या हुआ, अब देखो कोई भी कितना टाइम तक सहन कर सकता है,
तो कोई भी कितना टाइम तक सहन कर सकता है। हर जगह क्या है, पॉलिटिकल राइट्स भी नहीं दी गई उनको, डिस्क्रिमिनेशन हर जगह किया जा रहा है, जॉब के बेसिस पे, या फिर बोल सकते कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जा रहा है। तो देखो ऐसे करते करते अब क्या हुआ था, घड़ा भर गया था, तो अब फुटने की देर थी। तो क्या हुआ, तो देखो अब जो श्रीलंका तमिल्स हैं उन्होंने पार्टी लॉन्च की। क्यों लॉन्च की, ताकि क्या हो, अब तमिल्स को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बना जा सके। अब इन लोग क्या करते थे, ये बोल रहे थे कि एक काम कर रहे थे, दोनों भी इक्वालिटी ले लेते ना, मतलब दोनों भी इक्वल रखते हैं ना, इक्वल रहेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन क्या है, देखो इन लोग ने इक्वालिटी लाने की कोशिश की, या फिर बोल सकते हैं तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की कोशिश की। एजुकेशन के बेसिस पे भी उन्होंने क्या क्या लड़ाई करने की कोशिश की, ताकि क्या हो कि मतलब सबको इक्वालिटी मिले। जैसे गवर्नमेंट जॉब के लिए हमने देखा कि जो भी होता था सिन्हाला कम्युनिटी का, उसको पहले दी जाती थी जॉब। तो देखो ये हमने देख लिया। अब लेकिन ये सब करने के बाद भी इन लोगों ने स्ट्रगल लॉन्च किया, लड़ाई बहुत सारी हुई, स्ट्रगल लॉन्च किया। तो इसके चलते क्या हुआ, इसके चलते क्या अभी इनको भी मिल गए पावर? नहीं मिले इनको क्या किया जा रहा था, इग्नोर किया जा रहा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 1980s में इनको और गुस्सा आने लगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो चुका था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डायरेक्ट डिमांड करने लगी कि उन्हें एक नया स्टेट चाहिए, मतलब बोल सकते तमिल इलम चाहिए। इलम मतलब होता है स्टेट। इन्हें एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए। अब वो कहाँ चाहिए, देखो क्या है, मैप पे देखे तो देखो इधर क्या है, इधर तो हमें दिख रहा है कि सिर्फ ज़्यादातर तमिल्स वाले ही लोग हैं। तो क्या बोल रहे थे वो, हमको इस एरिया में चाहिए हम लोग का एक नया कंट्री, या फिर बोल सके नया स्टेट चाहिए, इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए, तुम्हारे अंदर हमको नहीं रहना, हम दोनों अलग हो जाते हैं। मतलब कि श्रीलंका का 2 पार्ट करने का बोल रहे थे। तो इधर इतना हमने समझ लिया। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। अब देखो यही सब चीज़ के चलते क्या हुआ, अब कोई मान रहा है कोई मान नहीं रहा है, इस सब के चलते कंट्री में सिविल वॉर जैसी सिचुएशन आ गई। मतलब जो कंट्री के अंदर वॉर होती है 2 कम्युनिटीज़ के बीच, उसको बोलते हैं सिविल वॉर। तो 2 कम्युनिटीज़ के बीच वॉर हो गई, उसकी वजह से क्या हुआ, थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स मर गए, बहुत सारे पीपल मर गए, बहुत सारे बेघर हो गए, ये सब हुआ। उसके चलते क्या हुआ, अब देखो इस सिविल वॉर के चलते एक बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, किसको, श्रीलंका को। कैसे, देखो हमने अगर आपने क्लास 10th का जो चैप्टर 1 है इकोनॉमिक्स का, वो आपने पढ़ा होगा। तो देखो उधर डेवलपमेंट चैप्टर जो है, तो उधर हमें क्या दिया गया था कि जो श्रीलंका है वो श्रीलंका एजुकेशन के बेसिस पे, या फिर बोल सकते हैं इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा था। लेकिन क्या हुआ, अब इसी सब चीज़ के चलते, सिविल वॉर के चलते वो नीचे गिरने लगा, उसकी वजह से उसका लॉस हो गया, इकोनॉमिकली वो नीचे गिरने लगा इस सब चीज़ के चलते जो सिविल वॉर हुआ था। अब इधर तो हमने देख लिया श्रीलंका ने क्या किया। अब देखते हैं बेल्जियम वालों ने क्या किया। तो बेल्जियम ने क्या किया, बेल्जियम ने देखा, सोचा कि हाँ हमारे कंट्री में क्या है, बहुत सारा डाइवर्सिटी है। तो डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करने के लिए उन्होंने क्या किया, 1970 से 1993 के बीच क्या किया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार बदला। मतलब कि जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन था उन्होंने 4 बार बदला। अब क्यों बदला 4 बार, ताकि क्या किया जा सके, एक ऐसा अरेंजमेंट लाया जा सके जिससे सबको इक्वालिटी मिले। अब कैसा अरेंजमेंट था वो, मतलब कि इन लोग क्या कर रहे थे, वो सबके बारे में सोच रहे थे। मतलब कि जो डच लैंग्वेज है उनके बारे में ही वो नहीं सोच रहे थे, वो पूरी कंट्री के बारे में सोच रहे थे बेल्जियम वाले। मतलब जो श्रीलंका वालों ने किया था वो ये लोग नहीं कर रहे थे, इन लोग कुछ और कर रहे थे। तो देखो इन्होंने एक नया चीज़ लेकर आया था। तो देखो इन्होंने 4 चेंजेस लाए, या फिर बोल सकते बहुत सारे चेंजेस लाए। तो उसमें से हम कुछ 4 चेंजेस देखने वाले हैं। तो देखो इन लोग ने पहले क्या किया, पहले प्रिस्क्राइब कर दिया कि जो नंबर ऑफ डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल रहेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब कि जो मेन गवर्नमेंट रहती है कंट्री की, वो रहती है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद आती है स्टेट गवर्नमेंट, और उसके बाद भी बहुत सारी कंट्री में लोकल गवर्नमेंट रहती है और बहुत सारी कंट्री में नहीं रहती है। तो 3 टाइप की गवर्नमेंट रहती है, सेंट्रल, स्टेट और लोकल। इतना हमने समझ लिया। तो देखो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट में 10 लैंग्वेज बोलने वाले 15% रहेंगे और फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले 50% रहेंगे। मतलब कि दोनों भी 50-50% रहेंगे, इधर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अब देखते सेकंड इन लोगों ने क्या लाया। अब देखो जो पावर है कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसे थोड़ा डिवाइड कर दिया गया स्टेट गवर्नमेंट के पास, ताकि क्या हो, अब स्टेट गवर्नमेंट के पास अगर पावर डिवाइड कर दिया रहेगा तो स्टेट गवर्नमेंट उसको अच्छे से देख सकता है कि स्टेट में क्या चल रहा है। मतलब ऐसा, और साथ ही साथ क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सबऑर्डिनेट नहीं है स्टेट गवर्नमेंट का। मतलब कि ऐसा नहीं है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को फ़ोन करके बोले कि ये रोड ख़राब हो गया है तुम्हारे इधर, तो जाके ठीक कर दो। तो क्या करेगा, अगर ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलना ही रहेगा तो फिर वो क्या करेगा, स्टेट गवर्नमेंट क्यों लगाएगा ही। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट बनाने का काम क्या है कि क्या करे, वो जो पूरा स्टेट है उसको कंट्रोल करे, उसमें जो भी डेवलपमेंट करना है वो अच्छे से करे। तो इसका मतलब ये होता है। और सबऑर्डिनेट मतलब होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं करेगा, स्टेट गवर्नमेंट अपनी मर्जी से काम करेगा। मतलब कि जो
उधर सब ठीक करना है, जैसे जो करना है वो खुद करेगा। जो भी करता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाके नहीं बताएगा कि मैंने ये किया तो मेरे को ये चाहिए, मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम नहीं करता, बस इतना आप समझ लो। अब क्या है, जो ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स क्या था, उधर का कैपिटल था, उसके पास एक अलग गवर्नमेंट है। ब्रुसेल्स के पास एक अलग गवर्नमेंट है जिसमें इक्वल नंबर ऑफ पीपल है, फ्रेंच और डच वाले। तो बस इतना ही है ब्रुसेल्स में भी। अब देखते हैं एक और गवर्नमेंट है इधर, चौथी टाइप की भी एक गवर्नमेंट है। हमने देख लिया कि सेंट्रल स्टेट तो गवर्नमेंट है ही, इसी के साथ ही साथ एक और गवर्नमेंट है जो है कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है वो इलेक्ट किसने किया, अलग अलग लैंग्वेज के बेसिस पे ग्रुप ने। मतलब कि कम्युनिटी गवर्नमेंट बहुत सारी है, जैसे बोल सकते हैं डच के लिए एक अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट है, फ्रेंच के लिए अलग, जर्मन के लिए अलग। अब क्या करते थे, ये कम्युनिटी गवर्नमेंट किस चीज़ को देखती थी, ये कम्युनिटी गवर्नमेंट किस चीज़ को देखती थी, जो क्या रहता था, कोई भी इशू रहता था रिलेटेड टू कल्चर, एजुकेशन या फिर लैंग्वेज के रिलेटेड जो भी इशू रहता था वो सब क्या करती थी, ये सॉर्ट आउट करती थी, सॉल्व करती थी। तो हमने इतना देख लिया कि बेल्जियम में क्या है, बेल्जियम में इतना सारा कॉम्प्लेक्सिटी है, मतलब कि इतने सारे टाइप के गवर्नमेंट है, स्टेट, सेंट्रल, लोकल, और उसके बाद क्या है अलग अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बना दी गई है। तो इसकी वजह से क्या है, पूरा कॉम्प्लिकेटेड हो गया पूरा बेल्जियम। तो क्या है, इसकी वजह से अच्छा नहीं है। अच्छा क्यों नहीं है, इसकी वजह से क्या हुआ कि जो श्रीलंका था, श्रीलंका जैसा सिचुएशन नहीं आया, सिविल वॉर जैसा सिचुएशन नहीं आया जैसे श्रीलंका में हुआ था। तो ये सब क्या है, ये इधर लिखा गया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो ये पूरा हम लोग ने पढ़ लिया। अब एक छोटा सा डिटेल है कि यूरोप जो है, यूरोप क्या है, यूरोप एक कॉन्टिनेंट है। अब यूरोप की बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने मिलके एक यूरोपियन यूनियन बनाया और उसको ब्रुसेल्स में हेडक्वार्टर चुना। ब्रुसेल्स क्या है, ब्रुसेल्स है बेल्जियम, बेल्जियम का कैपिटल क्या है, ब्रुसेल्स, और ब्रुसेल्स क्या है, वो हेडक्वार्टर है इस यूरोपियन यूनियन का। तो बस इतना सा डिटेल बतानी थी कि यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स है। ये क्वेश्चन आता है कभी कभी, इसलिए आप लर्न कर लो उसको। अब देखो ये सब हमने देख लिया बेल्जियम और श्रीलंका के एग्जाम्पल के साथ कि पावर शेयरिंग करना ज़रूरी रहता है कि नहीं, हमने समझ लिया। क्योंकि अगर देखो श्रीलंका वालों ने पावर शेयर किया होता तो क्या होता, उधर सिविल वॉर जैसा सिचुएशन नहीं आता, कोई मारपीट नहीं होती, इतने हज़ारों लोग मरे नहीं होते, बेचारे लोग मरे नहीं होते। अब क्या हुआ, बेल्जियम ने पावर शेयर की, इसलिए क्या हुआ, बेल्जियम ने पावर शेयर की और उसकी वजह से ही लड़ाई नहीं हुई उधर। अब हम देखते हैं कि जो पावर शेयरिंग है, पावर शेयरिंग तो हमने समझ लिया कि क्या है, कैसे है। अब जो पावर को शेयर करना चाहिए कि नहीं, वो एक और बार हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आप बोलोगे इतना तो डिटेल में पढ़ लिया ना, तो हम अब लेकिन अभी चैप्टर में ही दिया है उतना ज़्यादा डिटेल। अब देखो वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, पावर शेयरिंग क्यों डिज़ायरेबल होता है। तो देखो इसको हम दो सेट ऑफ रीज़न के साथ देखने वाले हैं, एक है प्रूडेंशियल रीज़न और एक है मॉरल रीज़न। तो आपको पूछेंगे कि टू सेट ऑफ रीज़न कौन से हैं, तो आप बोलोगे प्रूडेंशियल रीज़न और मॉरल रीज़न। तो प्रूडेंशियल रीज़न क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो पावर शेयरिंग है उसे करने से हमें क्या क्या अच्छे आउटकम मिल सकते हैं, वो हम प्रूडेंशियल रीज़न में जानने वाले हैं। तो देखो इधर लिखा होगा कि पावर शेयरिंग करने से हमें क्या आउटकम मिलेंगे, वही हम प्रूडेंशियल रीज़न में जानेंगे। तो क्या होता है, पावर शेयरिंग अगर हम करेंगे तो उससे क्या होगा, पहली बात जो कॉन्फ्लिक्ट है सोशल ग्रुप्स के बीच में वो रुक जाएगी, और उसी के साथ ही साथ क्या होगा, इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। मतलब कि क्या होगा, जो सरकार है, सरकार का गिरने का वो नहीं रहेगा। नहीं तो फिर क्या रहता है कि अगर पावर शेयरिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, हर साल सरकार चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि कंट्री में इतनी लड़ाई होगी तो सरकार चेंज करनी ही पड़ेगी। तो ये क्या करता है, ये इंश्योर करता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को, मतलब कि जो गवर्नमेंट है उसको गिरने नहीं देता। अब देखो एक अच्छे रन में, मतलब लॉन्ग रन में ठीक है कि जो पावर है, पावर को अगर आप क्या करते हो, पावर अगर एक ही जन के पास रखते हो, मतलब कि पावर को डिवाइड नहीं करते हो, तो थोड़े टाइम के लिए तो ठीक है। लेकिन अगर वो ज़्यादा टाइम तक अपने पास रख लेते हो तो इससे क्या होगा, जो माइनॉरिटी है, मतलब जो कम तादाद वाले लोग हैं, उन्हें क्या होगा, उन्हें डिस्क्रिमिनेशन फील होगा, उसकी वजह से कंट्री में लड़ाई हो सकती है। तो इसलिए क्या है, पावर को हमें शेयर करना चाहिए। अब देखो अब दिया है हमें सेकेंड रीज़न, क्या है वो, मॉरल रीज़न। मॉरल रीज़न क्या है, अब क्या है गवर्नमेंट में क्या है, मॉरल रीज़न एम्फसाइज द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज वैल्यूएबल। अब देखो इसमें हम पढ़ने वाले कि पावर शेयरिंग क्यों वैल्यूएबल है हमारे लिए। अब देखो पावर शेयरिंग क्या है, पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई कंट्री खुद को डेमोक्रेटिक बोलती है तो उसे पावर शेयरिंग करना ज़रूरी है। और मॉरल रीज़न में हमें ये भी दिया है कि जो पीपल है उनके पास राइट रहता है कि वो हम सरकार के पास आवाज़ उठा सकते हैं कि उन्हें कैसे गवर्न किया जा रहा है, अच्छे से गवर्न किया जा रहा है कि नहीं। अब क्या होता है कि इसमें क्या रहता है, ये इसमें ऐसा रहता है कि क्या है, जो लोग हैं उसमें पार्टिसिपेट करके क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट में सीट एक्वायर कर सकते हैं। अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज द वन वे सिटीजन्स थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर अ स्टेक ऑफ गवर्नमेंट इन सिस्टम। तो सिस्टम में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये हमें दिया गया है प्रूडेंशियल और मॉरल रीज़न में। तो ये हमने समझ लिया प्रूडेंशियल और मॉरल रीज़न क्या होता है। अब देखते हैं लास्ट क्या हमें दिया है।
अब देखो लास्ट हमें दिया है इधर फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, मतलब ये लास्ट टॉपिक है कि पावर को कैसे शेयर करते हैं। पावर को देखो अभी तक हम समझते हैं कि पावर क्या है, पावर शेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, पावर शेयरिंग से हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ये सब हमने समझ लिया। अब पावर को शेयर कैसे करना चाहिए, कैसे कैसे हम अपने पावर को शेयर करें, ये हम देखेंगे इधर। तो देखो इधर क्या है, पहले ये बिलीव था कि जो पावर है, पावर क्या रहनी चाहिए, एक पर्सन के हाथ में रहनी चाहिए या फिर एक ग्रुप ऑफ पर्सन के हाथ में रहनी चाहिए जो एक ही जगह पर रहता हो। मतलब क्या था, पावर को डिवाइड नहीं करना चाहिए, पहले ये था। क्यों ऐसा करते थे, वो बोलते थे कि क्विक डिसीजन नहीं ले पाते अगर पावर को डिवाइड करते हैं तो। लेकिन जब से डेमोक्रेसी आई है, उसके चलते क्या हो गया है कि सब कंट्रीज़ ने डेमोक्रेसी अडॉप्ट कर ली है, और उसके चलते अब डेमोक्रेसी के चलते ही पावर को शेयर किया जाता है, क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होता है, पावर शेयरिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब एक अच्छी डेमोक्रेसी क्या रहती है, एक अच्छी डेमोक्रेसी में क्या होता है, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, स्टार्ट तो हम लोग का इधर से होगा, तो आपको इसमें से कुछ आएगा नहीं, तो भी बता दे रहा हूँ। तो एक अच्छी डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को पीपल की बात सुननी चाहिए, पीपल का जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है उसको सुनना चाहिए, और क्या होना चाहिए कि सब लोग के पास आवाज़ रहती है कि वो क्या कर सके, अपनी वॉइस को आगे बढ़ा सके अगर गवर्नमेंट उनके साथ कुछ गलत कर रही है तो अब देखते हैं आगे। अब ये सब तो हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन समझा कि पहले के ज़माने में क्या सोचते थे सब लोग, लेकिन देखो अब एक मॉडर्न जो डेमोक्रेसी है, जो एक मॉडर्न डेमोक्रेसी मतलब जो अभी की डेमोक्रेसी है, वो कैसे पावर को शेयर करती है वो हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो चार पॉइंट्स हैं, एक एक करके हम देखेंगे। तो जो पावर शेयरिंग क्या है, अलग अलग ऑर्गन के बीच में हो सकता है। ऑर्गन्स के बीच में मतलब कि पावर शेयरिंग क्या होता है, लेजिस्लेचर के बीच में, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में, और इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अब देखो जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी है, अब मैं आपसे पूछूं तो इन तीनों में से कौन ऊपर है और कौन नीचे है, तो आप बोलोगे कि तीनों में से कोई भी ऊपर नीचे कोई नहीं है, क्योंकि तीनों भी क्या है, इक्वल पे है। अब जब ये इक्वल लेवल पे है तो इसलिए बोला गया है इन्हें हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। मतलब कि जो ऑर्गन इक्वल लेवल पे रहती है, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही ये तीनों भी आती है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। जब तीनों का भी क्या है, तीनों अलग काम करती हैं, तीनों का नाम भी अलग है और काम भी अलग है, लेकिन क्या है वो, क्या कोई ऊपर है कोई नीचे है, क्या कोई ज़्यादा लॉ यूज़ करता है क्या, या फिर बोल सकते हैं कोई ज़्यादा एक्सरसाइज यूज़ करता है क्या, नहीं, सबको इक्वल लॉ दी गई है, इक्वल क्या दिया गया, इक्वल पावर दिया गया है। तो इसलिए इन्हें बोला गया है कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, मतलब कि पावर इक्वली डिवाइड की गई है। अब देखो, अब इसकी वजह से क्या होता है ना, इसकी वजह से अगर कोई भी ज़्यादा पावर एक्सरसाइज कर रहा है, मतलब कि अगर कोई भी गवर्नमेंट ज़्यादा पावर एक्सरसाइज करता है तो तुरंत ये दोनों गवर्नमेंट पकड़ लेती हैं। अगर एक गवर्नमेंट ज़्यादा पावर एक्सरसाइज करता है तो तुरंत दूसरी गवर्नमेंट उसको पकड़ सकती है। अब इससे क्या होता है कि कोई पावर ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकता, अनलिमिटेड पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकता, और इसे ही बोलते हैं सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। और उसकी वजह से क्या होता है, एक चेक और बैलेंस का सिस्टम बना रहता है। अब अगर कोई समझो कि यूज़ कर लेता है, जैसे मिनिस्टर हो गए या फिर बोल सकते हो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही हो गए, अगर वो क्या करते हैं अपने राइट्स के लिए या फिर बोल सकते हैं अपनी चाहत के लिए, अपनी इच्छा के लिए कोई लॉ लाते हैं, अगर वो कोई लॉ लाते हैं तो सबको क्या करना पड़ता है, कोई भी जो लॉ लाता है उसे पहले पार्लियामेंट में स्टेटमेंट देना पड़ता है कि उन्होंने वो लॉ क्यों लाया। तो उसकी वजह से क्या होता है, उधर वो फंस सकते हैं, और जज को अपॉइंट किया जाता है ताकि क्या हो, जज एग्जीक्यूटिव से अब क्या कर रहे, वो एग्जीक्यूटिव को चेक कर सके कि मतलब कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा ना। जज को अपॉइंट किया जाता है, जज के पास इतनी पावर रहती है कि चाहे कोई भी हो, इन तीनों लेवल में से कोई भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो, उसे क्या कर सकते हैं, वो सज़ा दे सकता है अगर वो कोई गलत लॉ इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो इतना हमने समझ लिया, और इसी सिस्टम को बोलते हैं सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। मतलब कि इधर क्या करते हैं, सब पावर चेक होती रहती है इधर उधर। अब क्या करते हैं, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट मतलब कि पावर ऊपर से नीचे डिवाइड हो रही है, ऊपर से नीचे लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अब देखो स्टार्टिंग में कंट्री में 3 गवर्नमेंट होती है या फिर 2 गवर्नमेंट होती है, लेकिन ज़्यादातर कंट्री में 2 गवर्नमेंट होती है, वो है सेंट्रल और स्टेट, ये 2 गवर्नमेंट रहती है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या रहती है, मेन गवर्नमेंट रहती है, जो अभी हम पढ़ के आए। तो जनरल गवर्नमेंट भी इसको बोलते हैं। तो ये क्या करती है, पूरी कंट्री के लिए रहती है। अब क्या करते हैं, गवर्नमेंट एट प्रोविंशियल लेवल मतलब कि रीजनल लेवल, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की गई है। तो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या होता है कि जो मेन गवर्नमेंट है कंट्री की, उसे सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट बोला जाता है, और क्या है उससे नीचे जो गवर्नमेंट आती है उसे स्टेट गवर्नमेंट बोला जाता है। तो पावर वर्टिकली डिवाइड होती है, तो इसको बोला जाता है वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, भी इसे बोला जाता है। अब देखो बहुत सारी कंट्रीज क्या करती है, जो वो ऐसा पावर शेयर नहीं करती। अब देखो अगर ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम हमने देखा था बेल्जियम में हुआ था, कि बेल्जियम में उन्होंने क्या किया था, अपनी पावर को वर्टिकली डिवाइड किया था। स्टेट गवर्नमेंट के पास अलग पावर थी,
कम्युनिटी गवर्नमेंट भी उन्होंने बनाई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अलग पावर थी, मतलब पावर को क्या कहते हैं, अलग अलग लेवल्स पे डिवाइड किया था। और इसको ही बोलते हैं फेडरल डिवीजन ऑफ पावर है, या फिर इसको बोल सकते हैं फेडरलिज्म, जो हम चैप्टर 5 में पढ़ने वाले हैं, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो जो ये जो सेम प्रिंसिपल है वो क्या कर सकते थे, वो म्यूनसिपालिटी और पंचायत में भी डिवाइड होती है। मतलब कि जो लोकल लेवल पे गवर्नमेंट आती है, स्टेट होता है, सेंट्रल होता है, इंडिया में लोकल भी रहता है। इंडिया में 3 टाइप की गवर्नमेंट रहती है, स्टेट, सेंट्रल और लोकल। तो देखो जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट के नीचे काम करती है जो गवर्नमेंट, वो है म्यूनसिपालिटी और पंचायत। अभी इनके भी नीचे कोई गवर्नमेंट आ सकती है, तो डिसाइड नहीं है कि कौन सी आ सकती है। तो क्या है, हायर्स और लोअर्स ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, मतलब कितनी सारी टाइप की गवर्नमेंट है। और क्या है, बड़े से छोटा गवर्नमेंट है, इसलिए क्या बोला गया है, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। तो इसको बोला जाता है वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। अब पावर शेयरिंग अमाउंट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, अलग अलग सोशल ग्रुप्स में भी पावर शेयर होती है। वो कैसे, जैसे हमने देखा था कि बेल्जियम में एग्जाम्पल कम्युनिटी गवर्नमेंट का एग्जाम्पल देखा था। तो इसमें क्या होता है कि जो सोशल ग्रुप है उसके अंदर पावर शेयर होती है, अलग अलग रिलीजियस ग्रुप के अंदर, अलग अलग लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के अंदर पावर शेयर होती है। अब जैसे देख लो कि इधर क्या किया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनली क्या किया गया है, जो वीकर सेक्शन है उन्हें पावर दी गई है थोड़ी ज़्यादा। क्यों दी गई है, अब देखो फॉर एग्जाम्पल अब एक कंट्री है, अब कंट्री के बाजू में समझो ट्राइबल्स रहते थे। अब ट्राइबल्स क्या है, ट्राइबल्स करना, वो उनका जंगल छोड़ के आ रहे हैं अभी कंट्री में रहने के लिए। अब वो कंट्री में आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो कंट्री में आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, कंट्री में पहले से ही कंट्री डेवलप्ड है, मतलब डेवलपमेंट चालू है उसका कंट्री का। तो क्या है, वो कंट्री से साथ मैच कर पाएंगे क्या, क्योंकि क्या है कंट्री में थोड़ा डेवलपमेंट हो चुका है ना। तो क्या है, वो स्टार्टिंग में तो नहीं थे, तो वो अभी आए हैं, तो उनको उतना कंट्री के बारे में नॉलेज नहीं है। तो क्या करेंगे, उन्हें कोई पूछेगा नहीं, अगर उन्हें कोई पूछेगा नहीं तो उन्हें डिस्क्रिमिनेशन जैसा फील होगा, उन्हें कोई गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिलेगी, या फिर बोल सकते हैं उन्हें कोई जॉब नहीं मिलेगी। तो इसलिए क्या किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा राइट दिया गया है कि जो वीकर सेक्शन रहता है थोड़ा उसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रहती है, उसे क्या किया जा सकता है कि जल्दी जॉब्स मिल सकते हैं, ताकि क्या हो, वो इक्वल में लाया जा सके। कंट्री में जितने भी लोग हैं उन्हें सबको इक्वल में लाया जा सके। वो क्या हो, इन लोग एलिनिएटेड फील ना करें। एलिनिएटेड मतलब कि खुद को कंट्री से अलग ना समझे, एलिनिएटेड फील ना करें। इसलिए क्या किया गया है, जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है वो बनाई गई है, सबको क्या हो, फेयर चांस मिले गवर्नमेंट में आने का। अब देखो फोर्थ क्या है, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन बी सीन इन पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। तो पावर शेयरिंग को इन तीनों जगह पे भी शेयर देखा जा सकता है। पॉलिटिकल पार्टीज तो आपको पता ही होगा क्या है। देखो पॉलिटिकल पार्टीज क्या रहती है, पॉलिटिकल पार्टीज आपको पता ही क्या रहते हैं। तो देखो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जो रहती है वो क्या करती है, कंपटीशन करती है, लड़ाई झगड़ा करती है, मतलब ऐसा कंपटीशन नहीं, कॉम्पीट करती है एक दूसरे से। उससे क्या होता है, फिर जो पार्टी जीतती है वो उसका ही गवर्नमेंट चलता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई पार्टी को क्या है इक्वल वोट नहीं मिल पाते, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो दूसरी पार्टी के साथ कंबाइंड कर लेता है और एक कोलिनिएशन गवर्नमेंट बना देता है। मतलब कि ऐसी गवर्नमेंट जिसमें क्या हो, दोनों जन के पास पावर हो, क्योंकि दो पार्टी मिलकर जब एक गवर्नमेंट बनाती है उसे बोलते हैं कोलिनिएशन गवर्नमेंट। तो इतना हमने समझ लिया। तो पावर किसके पास रहेगी, दोनों के पास रहेगी, दोनों गवर्नमेंट के पास रहेगी। अब क्या है, इतना तो हमने समझ लिया पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है। अब प्रेशर ग्रुप्स हमने क्या देखा था, प्रेशर ग्रुप्स ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालते हैं। तो देखो गवर्नमेंट के ऊपर क्यों प्रेशर डालेंगे, क्योंकि देखो अगर समझो गवर्नमेंट ने कुछ इम्पोज किया, मतलब कि कुछ लॉ लाया, अब उस लॉ के चलते क्या हो रहा है, जो बिजनेसमैन है, फार्मर्स है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, या फिर बोल सकते हैं वर्कर्स है, इन लोग को क्या हो रहा है, थोड़ा नुकसान हो रहा है उसकी वजह से। तो क्या करेंगे, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालेंगे कि बोलेंगे कि इस लॉ को चेंज करो, क्योंकि उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमको बोल सकते हैं हम लोग को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। इसलिए क्या होता है, उन लोग प्रेशर डालते हैं। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे कुछ कहीं गलत हो रहा है, तो समझो एक बिजनेसमैन है, वो उसके साथ थोड़ा गलत हो रहा है, तो क्या करेंगे, ये जो गवर्नमेंट है वो उसको देख नहीं पा रही है, तो क्या करते हैं, इन लोग गवर्नमेंट को आकर्षित करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं कि जाके उधर देखे, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को चेंज करे, क्योंकि उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, या फिर बोल सकते हैं कि हमको क्या मिल रहा है, इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे इधर इस जगह पे। तो इसके चलते प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, जो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाते हैं कोई भी चीज़ से रिलेटेड। अब देखो प्रेशर ग्रुप्स देख लिया हम लोग ने, हम लोग क्या किया जाता था, पॉलिटिकल ग्रुप देखा था, प्रेशर ग्रुप्स बोला था। अब मूवमेंट्स क्या होता है, अगर ये प्रेशर ग्रुप से काम नहीं बनता तो इन लोग मूवमेंट लॉन्च करते हैं। जैसे हमने देखा था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। आपको चैप्टर में मूवमेंट्स के बारे में नहीं दिया है, बोला है कि चैप्टर 3 में हम पढ़ेंगे मूवमेंट्स के बारे में। तो देखो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, यही कुछ मूवमेंट्स के एग्जाम्पल हैं कि ये मूवमेंट्स लॉन्च कर देते हैं अगर प्रेशर ग्रुप से काम नहीं बनता है तो।
तो ये है हमारा पूरा चैप्टर। इसके बाद अभी हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये वन शॉट सीरीज़ पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।